हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नवोदित स्टडी में। आज हमारा टॉपिक थोड़ा सा अलग है। जो हम बात करेंगे सामाजिक क्षेत्र यानी स्वास्थ्य से संबंधित टॉपिक है। जो एमपीपीएससी, यूपीएससी, हर पीएससी की मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और थोड़ा सा लोग इसको डिफिकल्ट भी मानते हैं। तो हम इसी की बात करेंगे और बहुत इजी तरीके से बात करेंगे कि कैसे यहाँ से क्वेश्चन आएगा और आप उसको कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस जो पोर्शन में हम कवर करेंगे, ये जो मैंने आज से शुरू किया है, इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा, मानव संसाधन विकास, कल्याणकारी कार्यक्रम जो भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो भी कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अभी जैसे महामारी फैली है तो क्वेश्चन आ सकता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़े होने के क्या कारण है। जैसे अपन लगातार बात की जा रही है कि स्वास्थ्य स्थिति अच्छी नहीं है, यदि कोविड के ज़्यादा मरीज बढ़ेंगे तो उसे कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होगा। तो आखिर इन सब की वजह क्या है कि इतनी बुरी आर्थिक स्वास्थ्य की स्थिति है, अस्पतालों की संख्या कम है, डॉक्टरों की संख्या कम है, उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। ठीक है, मतलब संख्या तो कम है और जितने हैं उनके पास भी पर्याप्त संसाधन नहीं है। तो इस तरह से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस पोर्शन से अब क्वेश्चन बनना। तो उसी के अंतर्गत आज से शुरू करते हैं और आप सब्सक्राइब करें, साथ ही चैनल को शेयर भी करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो बना सकें। तो पहला टॉपिक है हमारा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की मीनिंग क्या होती है? समान मीनिंग लगाया जाता है स्वास्थ्य का, अरोग होना, यानी जिसको कोई बीमारी नहीं है उसको हम बोल देते हैं कि वो व्यक्ति स्वस्थ है, या थोड़ा हट्टा कट्टा देखा तो स्वास्थ्य है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। यदि हम WHO की माने तो स्वास्थ्य का मतलब होता है कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक वृद्धि समृद्धि। यानी सिर्फ शरीर को देखना, कोई रोग ना होना, आप बोलोगे कि स्वास्थ्य है तो बिल्कुल गलत है। स्वास्थ्य के लिए शारीरिक होना जरूरी है बिल्कुल, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है, सामाजिक स्वास्थ्य भी होना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब स्वास्थ्य को सिर्फ आप इतना नहीं बोलेंगे कि किसी को बीमारी नहीं है या कोई कमजोर नहीं है तो वो स्वास्थ्य है, नहीं। आपको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्तर पे हर तरीके से उसकी स्थिति देखना होगा, उसकी मानसिक स्थिति देखनी होगी, उसका आत्मविश्वास, उसका जो भागीदारी है। ये नहीं किया कि एकांत में रहता हो, अवसादग्रस्त रहता हो, तो ऐसा व्यक्ति भी स्वस्थ नहीं कहलाएगा। भले वो कोई बीमारी से ग्रसित ना हो, लेकिन अकेला रहना, स्वस्थ रहना, मानसिक तनाव में रहना, आत्मविश्वास ना होना, तो इस तरह की भी चीजें व्यक्ति को स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो स्वास्थ्य का मतलब न सिर्फ शारीरिक है, शारीरिक के साथ साथ मानसिक, सामाजिक चीजों को भी स्वास्थ्य के अंतर्गत देखा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है स्वास्थ्य की डेफिनेशन यदि लिखने को आती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि एक व्यक्ति स्वस्थ है। आप कैसे, उसकी क्या चीजें देख के बताओगे कि वो व्यक्ति बीमार नहीं है, स्वस्थ है? तो उसका शारीरिक स्तर देखोगे, कमजोर नहीं है, ठीक है, बीमार नहीं है। फिर मानसिक स्तर देखोगे, ठीक है, उसकी भागीदारी देखोगे, उसका आत्मविश्वास देखोगे, ठीक है, उसका दृष्टिकोण देखोगे। तो इस तरह देखिए, एक जो व्यक्ति बीमार है, कमजोर है, हमेशा बैठा रहता है तो हमेशा नकारात्मक बातें ही करेगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकते। और एक स्वस्थ व्यक्ति है मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, तो हमेशा सकारात्मक बातें करेगा कि नहीं मैं ऐसा कर सकता हूँ, आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा ऐसा करेंगे तो इस तरह का होगा, प्लान बनाएगा। तो यही अंतर है कि एक व्यक्ति के लक्षण देख के भी पता चल जाएगा कि वो शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य है, रोगी है या नहीं है। यानी स्वस्थ व्यक्ति हमेशा सक्रिय रहेगा, मेहनत करेगा, ठीक है, और अपने कार्यों को और बेहतर करने को करेगा। और जो मानसिक या शारीरिक रूप से जो कमजोर होगा वो काम चलाएगा, यार चल रहा है चलने दो, बीच में मत टोको यार, ठीक है जितना हो रहा है, इस टाइप की बातें करेगा। एक स्वस्थ, मेहनती, आत्मविश्वासी व्यक्ति हमेशा कुछ नया करने की सोचेगा। तो यही अंतर है। तो सक्रिय, मेहनती और कार्य का निष्पादन बेहतर तरीके से करेगा। और यदि बेहतर, जैसे आप ऐसा सोचिए, एक बहुत स्वस्थ, हमेशा योगा करने वाला स्टूडेंट है, वो 1 घंटे में बहुत कुछ पढ़ जाएगा, 4-6 चैप्टर पढ़ सकता है। लेकिन एक बीमार व्यक्ति तो हो सकता है पूरे दिन में, एक स्टूडेंट जो बीमार है, स्वास्थ्य, मानसिक रूप से अवसादग्रस्त है, आत्मविश्वास नहीं है, डरा सहमा रहता है, तो वो पूरे दिन में हो सकता है एक टॉपिक भी ना पूरा कर पाए। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग कहीं और रहेगा, किसी और चीजों में, डर भय में निकल जाएगा। तो इस तरह से अंतर है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण क्या है और एक बीमार व्यक्ति की। यही जीवन के प्रति दृष्टिकोण, एक सकारात्मक, अवसादों से ग्रस्त दूसरा व्यक्ति हमेशा नकारात्मक रहेगा, उल्टा सीधा नकारात्मक सोचेगा, मैं कभी यूपीएससी नहीं निकाल सकता, पीएससी नहीं निकाल सकता, कोई एग्जाम नहीं निकाल सकते, या अन्य कोई मामले हो सकते हैं। तो वो हमेशा नकारात्मक दृष्टिकोण में रहेगा। रोग मुक्त हमेशा व्यक्ति रहेगा जो स्वस्थ होगा, रोग मुक्त रहेगा, शारीरिक
मजबूती रहेगी, काम करने की क्षमता ज्यादा रहेगी, ठीक है, कम समय में ज्यादा काम कर पाएगा, इसको निष्पादन क्षमता भी, इफिशियंसी भी बोल सकते हो। तो ये लक्षण है, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है कि समझ में ना आए टॉपिक अभी। सकारात्मक रहेगा बातों, जब उसमें आत्मविश्वास है, करने की क्षमता है, तो हमेशा आत्मविश्वास रहेगा, सकारात्मक सोचेगा और उस अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत करेगा। और बीमार व्यक्ति नकारात्मक अवसादों से ग्रस्त और हमेशा नेगेटिविटी वाली ही बातें करेगा। लक्ष्य प्राप्त करने की सकारात्मक दृष्टि होगी, किसमें दृष्टि ऐसी रखेगा, जो स्वस्थ व्यक्ति होगा। अपनी भावनाओं और इच्छाओं में संतुलन बनाए रखेगा, ठीक है, क्या क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कैसे बोलना है, कैसे बात करना है, क्योंकि वो एक मानसिक रूप से भी स्वस्थ है और शारीरिक रूप से, तो सही सोच सकता है, आगे पीछे के बारे में जान सकता है। यही एक स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण होते हैं। जैसे एक एथिक्स में टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो एक बीमार व्यक्ति जो खुद के मनोभावों को नहीं समझ पा रहा, वो दूसरों के मनोभावों को क्या समझेगा। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि अपने मनोभावों को समझना, दूसरे के मनोभावों को समझना और दोनों का प्रबंधन करके उसको अपने उद्देश्य के लिए उपयोग करना, ये होता है इमोशनल इंटेलिजेंस व्यक्ति। और ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जो शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हो। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि स्वस्थ व्यक्ति कैसा होता है और किस तरह के उसके लक्षण होते हैं। अब आप कैसे बोलोगे कि कहीं का स्वास्थ्य का लेवल क्या है। जैसे भारत के बारे में बोल दिया कि यहाँ की स्वास्थ्य की स्थिति खराब है, इटली के बारे में इस समय क्योंकि डेली कंपेयर आ रहा है, इटली की स्वास्थ्य स्थिति दुनिया में दूसरे नंबर में था, चौथे नंबर में था, अमेरिका की स्वास्थ्य स्थिति इतनी अच्छी थी लेकिन बदतर है। तो ऐसा क्या पैमाने होते हैं कि हम बोल देते हैं कि इटली स्वास्थ्य में दूसरे नंबर में था, अमेरिका स्वास्थ्य में चौथे नंबर में था, भारत स्वास्थ्य में 100 नंबर में, 50 नंबर में, जो भी मान लो है, मान अभी मैं उस पर बात नहीं कर रहा। कुल मिला के आखिर क्या चीजें होती हैं जो किसी देश को स्वास्थ्य के पैमाने में खड़ा करती हैं, या किसी समाज को या किसी राज्य को, जो भी आप समझ सकें, ठीक है। तो इसके लिए देखा जाता है कि वहां का जीवन प्रत्याशा कैसी है। जैसे जब हम स्वतंत्र हुए थे तो हमारे देश की जीवन प्रत्याशा 29 वर्ष तक थी, मतलब एवरेज व्यक्ति जीवित रहता था 29 वर्ष, लेकिन आज जीवन प्रत्याशा हमारी 70 पहुंचने वाली है, 69 पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। तो कहने का मतलब एक जीवन प्रत्याशा भी एक संकेतक हो सकता है किसी देश में, किसी राज्य में, वहां के स्वास्थ्य की स्थिति को देखने। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा स्वास्थ्य, किसी किसी देश में तो बहुत ज्यादा जीवन प्रत्याशा 100 के पास भी पहुंचने वाला है। जापान में देखो कितने वृद्ध कितने ज्यादा तक जीवित रहते हैं। तो जीवन प्रत्याशा एक संकेतक हो सकता है किसी देश के स्वास्थ्य के बारे में देखने के लिए। वहां पे अस्पताल कितनी है, हर 1 लाख जनसंख्या में कितनी हॉस्पिटल है, जो कि हमारे देश में हालत बहुत बदतर है। 1 लाख जनसंख्या में कितनी हॉस्पिटल है, ये बात भी दिखाएगी कि वहां स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसी हैं, स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। 1 लाख जनसंख्या में कितने चिकित्सक हैं, ठीक है, कितने चिकित्सक हैं, इस बात को भी आप संकेतक के रूप में मान सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 1 लाख जनसंख्या में कितने हॉस्पिटल में कितने बिस्तर है। यदि अचानक जैसे इटली में जैसे मरीज बढ़ रहे हैं, तो ऐसे यदि मरीज लगातार भारत में कंट्रोल नहीं करेंगे, लोग बातें नहीं मानेंगे और यही स्थिति होगी, तो समस्या पैदा होगी। तो ये देखना होगा कि 1 लाख जनसंख्या में कितने बिस्तर है। ये बात भी दिखाएगी कि भारत में स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। जो जन्म ले रहे हैं 1000 बच्चे, उनमें कितने बच्चे जीवित रह रहे हैं, ये भी स्वास्थ्य की। मातृ मृत्यु दर, जन्म के समय माता बच्चे दोनों के लिए समस्या होती है, तो कई बार माता की भी मृत्यु हो जाती है। तो ये बात भी दिखाएगी कि भारत में स्वास्थ्य की स्थिति कैसी। एक लाइन में मैं कहूं तो मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, आधारभूत ढांचा। और आधारभूत ढांचे में क्या आता है स्वास्थ्य के, हॉस्पिटल आएगी, डॉक्टर आएंगे, अन्य इनके लिए जो उपयोगी संसाधन है, डॉक्टर, हॉस्पिटल की, वो सारी चीजें। तो एक लाइन में मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, आधारभूत ढांचा, ठीक है, स्वास्थ्य के क्षेत्र का आधारभूत ढांचा। यदि ये चीजें देखोगे तो आप किसी देश की स्वास्थ्य सेवाओं का तुलना कर पाओगे कि कौन सा देश पहले नंबर में रखने लायक है, कौन सा देश दूसरे नंबर में, कौन सा देश आखिरी नंबर में, ठीक है। और इसी के आधार पर तुलना की जाती है कि भारत की स्वास्थ्य स्थिति अभी हाल में क्या है, जापान की क्या है, इटली की क्या है, यूएसए की क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य पैमाने क्या हो सकते हैं। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक क्या, किसी एक व्यक्ति का स्वास्थ्य किन चीजों से प्रभावित हो सकता है। उसको आहार, उसकी खाने पीने की चीजें से, स्वच्छता रखता है कि नहीं, क्या खाता है, पोषण आहार, संतुलित आहार ले रहा है कि नहीं ले रहा, या जो भी मिल गया वही खा लिया, या बर्गर पिज्जा ही खा के रहता है, या चाय पी के, या कोल्ड ड्रिंक या चिप्स खा के ही रहता है, मैगी खा के रहता है, या हरी सब्जियां, ताजे फल, ठीक है, दूध, अंडे,
प्रोटीन की चीजें, सोयाबीन, ऐसी चीजें खा रहा है। तो एक कहीं ना कहीं, जैसे अभी स्वास्थ्य आयुष मंत्रालय ने निकाले हैं कि कोविड के लिए कौन कौन सी चीजें खानी चाहिए ताकि हमारा स्वास्थ्य सही रहे, हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता हो वो बढ़े। तो वो आप चेक कर सकते हैं, और उस तरह की आप डाइट रखेंगे तो ना सिर्फ कोविड से आप सुरक्षित रहोगे, अन्य विभिन्न प्रकार की बीमारियों से भी आप सुरक्षित रहेंगे। तो आहार का बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप ताजे फल खाइए, ताजी सब्जी खाइए, ठीक है, मिल्क, ओके, इस तरह की चीजें आप इनसे बचिए कि बर्गर, पिज्जा, इनसे सिर्फ स्वाद मिल सकता है, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। स्वच्छता के बारे में बात करें, साफ सफाई होगी तो बहुत सारी बीमारियां अपने आप खत्म हो जाएगी। जैसे यदि पानी भरा रहेगा तो सबसे ज्यादा समस्या रहेगी मलेरिया की, ओके। तो कहीं ना कहीं स्वच्छता भी, और भी बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, क्यों बार बार सैनिटाइजेशन के लिए क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि आपके हाथ स्वच्छ रहे, वायरस न रहे, तो आपको ये दूसरों को प्रभावित नहीं करेंगे। व्यायाम, लगातार आप एक्सरसाइज, योगा, रनिंग, जो भी आपको पसंद हो, जिम, ठीक है, जो भी करोगे इससे कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य रहेगा, लंग्स सही से काम करेंगे, श्वसन प्रक्रिया सही रहेगी, तो कोविड जैसे रोगों की आप तक पहुंच बहुत, संभावना बहुत कम हो जाएगी। नींद, आपको पर्याप्त नींद मिल रही है, आराम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सारी चीजें भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। बुरी आदतें, स्मोकिंग, ठीक है, ड्रिंक करते हो या नहीं, स्मोकिंग करते हो या नहीं, अन्य विभिन्न प्रकार के जो ड्रग्स आ रहे हैं मार्केट में उनकी आदत है या नहीं, तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। तो एक व्यक्ति का स्वास्थ्य किन चीजों से प्रभावित हो सकता है, यहाँ पर उसके बारे में बात की गई है, आपको ध्यान रखना। तो हमने अभी तक क्या कर लिया, स्वास्थ्य की डेफिनेशन, स्वास्थ्य जैसे कोई किसी देश की स्वास्थ्य स्थिति कैसी है, कौन से लक्षण हैं जिनके बारे में आप कहोगे कि स्वास्थ्य के बारे में तुलना की जा सकती है, उन लक्षणों की बात की। उसके बाद बात की कि क्या संकेतक हो सकते हैं, संकेतक के बारे में बात की, ठीक है, जो विभिन्न देशों को तुलना करें। और ऊपर बात की थी कि एक स्वस्थ व्यक्ति के क्या लक्षण हो सकते हैं। फिर स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक भी देख लिए हमने। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, आपको ठीक से इनको तैयार रखना और यही लिखना। इतना लिख दोगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा आप एग्जाम में लिख भी नहीं कर पाओगे, इतना टाइम भी नहीं रहेगा। स्वास्थ्य सेवाएं, अब देखिए जितने भी कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश द्वारा या अन्य किसी भी स्टेट के लिए आप पढ़ रहे हैं, यूपी, एमपी, सीजी, जो भी स्वास्थ्य सेवाएं चलाई जा रही हैं उनको हम दो स्तर पे बांटते हैं। एक कहलाती हैं निरोधात्मक और दूसरी कहलाती है मतलब उपचारात्मक और निरोधात्मक। जितने भी स्वास्थ्य कार्यक्रम होते हैं उनको हम दो स्तर पे बांट सकते हैं। अब आपको समझना होगा कि इनका मीनिंग क्या है। तो उपचार क्या है, आप जैसे किसी को कोविड हो गया तो वो कहाँ जाएगा, इलाज कराने, उपचार कराने जाएगा। तो कोई भी बीमारी किसी को होती, मलेरिया हो गया तो उपचार कराने, यानी रोग हो गया फिर इलाज कराने, उपचार कराने जा रहे हो, तो उसके लिए जो कार्यक्रम चलाए जाएंगे वो उपचारात्मक कहलाएंगे। और ऐसे जो कार्यक्रम चलाए जाएंगे कि किसी को मलेरिया हो ही ना, तो वो कहलाएंगे निरोधात्मक। ऐसे कार्यक्रम जो चलाए जाएंगे कि व्यक्ति बीमार ही ना हो, इलाज कराना तो आप छोड़ दो, बीमार ही ना होने दो। जैसे कोविड है, अब यदि ये कोशिश की जाए कि किसी को हो ही ना तो इलाज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो देखिए कितनी चीजें बचेंगी। पहली बार तो होगा नहीं तो व्यक्ति का स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, और फिर जो खर्चा हो रहा है ज्यादा वो खर्चे से भी बचेगा। तो निरोधात्मक कार्यक्रम बहुत अच्छा होता है यदि लोग ठीक से समझें और इनको सही से लागू किया जाए, क्योंकि व्यक्ति जब बीमार नहीं होगा तो इलाज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वैसे भी संसाधन बच जाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि निरोधात्मक कार्यक्रम ज्यादा बेहतर है, लेकिन जब बीमार हो गए तो उपचारात्मक कार्यक्रमों को भी अपना एक अलग ही महत्व है। जैसे एड्स हो गए किसी को, अब एड्स नियंत्रण कार्यक्रम क्यों चलाए गए, ताकि जितने भी एड्स रोगी हैं उनका इलाज किया जाए, उसको बढ़ने से रोका जाए। तो उपचारात्मक कार्यक्रम के बारे में लिखने वाले तो आप लिखोगे उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाएं ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं जो रोग ग्रसित होने के बाद रोगी को उपलब्ध कराई जाती हैं। और भारत जैसे देश या भारत में ज्यादातर यही स्थिति बनी हुई है कि जब व्यक्ति पहले बीमार होता है उसके बाद उस पर ध्यान दिया जाता है। तो भारत में यही स्थिति है। इसमें क्या होता है, बीमारी को खत्म करने के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं। अब जब एड्स फैल चुका है, सबको हो चुका है, मैक्सिमम लाखों मरीज हो चुके हैं, तो अब इसको खत्म करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा अब न मरीज इसके बढ़े, तो इनका इलाज करते हैं, इनकी वजह से किसी और को ना हो एड्स। ठीक है, अब एड्स के बारे में भी आ सकता है एग्जाम में, आ भी चुका है, तो आपको पता होना चाहिए एड्स के लक्षण क्या है, कैसे फैलता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये आपका काम है। अभी यहाँ से मैं एक एक कार्यक्रम का डिटेल बिल्कुल नहीं करूंगा, बाद में हम कर सकते हैं, जो जो कार्यक्रम जरूरी है एग्जाम में आ सकते हैं उनका भी डिटेल देखेंगे। ठीक है, तो बीमारी को खत्म करने के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं।
निरोधात्मक कार्यक्रम क्या होते हैं? व्यक्ति को रोगग्रस्त होने से बचाने के लिए, यानी व्यक्ति रोगी ही ना हो। निरोध मतलब रोक दो, निरोध मतलब रोकना, निरोध के रखना, रोकना, उसको होने ही ना देना बीमारी, ठीक है। तो व्यक्ति रोगग्रस्त ना हो इसलिए निरोधात्मक कार्यक्रम चलाए जाते हैं। अब क्या होगा, रोगग्रस्त नहीं होगा, जैसे कोविड है, मान लीजिए कोविड का एक मरीज है, अब आप निरोधात्मक कार्यक्रम के द्वारा पूरी कोशिश करोगे कि दूसरे व्यक्ति को ना हो, तो क्या इसका मतलब क्या, बीमारी का प्रसार रोकोगे ना आप। जैसे 10,000 लोगों का भी आंकड़ा है, 11,000 लोगों का, तो आप कोशिश की जाए कि और को ना हो, तो इस तरह निरोधात्मक चीजें अपनाओ आप कि 10,000 से अब 11,000 ना पहुंचे, तो स्थिति कंट्रोल में। और यदि आपने बढ़ा लिए तो उपचारात्मक में खर्चा ज्यादा आता है, टाइम ज्यादा लगता है, सालों चलता है, नुकसान होता है, संसाधन नहीं है अपने पास, तो समस्या। इसलिए हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, खासकर भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में, ज्यादा से ज्यादा उपचारात्मक की जगह निरोधात्मक कार्यक्रमों पे बल देना चाहिए कि बीमारी आए ना, क्योंकि इतनी सघन जनसंख्या वाले देश में यदि कोई बीमारी आ गई तो उसको कंट्रोल होना तो बड़ा ही मुश्किल है। और आप देख ही रहे हो लॉकडाउन चल रहा है, कितना लंबा लॉकडाउन अभी होगा किसी को नहीं पता, यदि लोग माने नहीं, इसी तरह बढ़ती रहेगी तो समस्या पैदा होगी। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन इसके लिए चलाया जाता है। अभी इसके बारे में एक एग्जाम में आ सकता है डिटेल से कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में क्या होता है कि व्यक्ति बीमार ही ना हो, ऐसी चीजें उनको बताई जाए, ऐसे प्रोग्राम चलाए जाए कि रोग गांव में शहरों में रोग ही ना हो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि उपचारात्मक और निरोधात्मक कार्यक्रम क्या है, तो आप बता दोगे, इनमें अंतर भी बता दोगे। अब यदि आता है कि सरकार के द्वारा चलाए जा रहे उपचारात्मक कार्यक्रमों के बारे में लिखिए, तो आपको आंसर लिखना होगा, उन कार्यक्रमों के नाम लिखना होगा, ठीक है। या निरोधात्मक कार्यक्रमों के बारे में लिखिए, तो आपको वो सारे कार्यक्रम लिखने होंगे, तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उपचारात्मक कार्यक्रम कौन कौन से हमारे देश में चलाए जा रहे हैं, तो मैं इतना सिंपल तरीके से, देखिए जो भी हो गया है अब उसको हमें क्या करना है, नियंत्रण करना है। तो कैसे आप याद रखो, देखिए बीमारी का नाम लिखो, नियंत्रण शब्द लगा दो, यानी बीमारी आ चुकी है, अब उसका उपचार करना है, उसका नियंत्रण करना है, तो जितने भी कार्यक्रम चल रहे होंगे सब नियंत्रण शब्द लगा हुआ। जैसे राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1986 में शुरू हुआ, ये प्री में आ सकता है इसलिए 86, बाकी आपको मेंस के लिए डेट ना भी याद रहे तब भी काम चलेगा। तो अब क्योंकि वो हो चुका है, लाखों लोग उससे बीमार हो रहे हैं, अब उनको बीमारी को कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है, तो उपचारात्मक में मैंने इस तरह से लिखा है कि सिर्फ आपको एक शब्द हटाना पड़ेगा और आपको याद नहीं करना पड़ेगा एग्जाम के लिए। जैसे राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, अब एड्स हटा दीजिए, टीबी लिख दीजिए, तो राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम। इसी तरह टीबी हटा के मलेरिया लिख दीजिए, राष्ट्रीय मलेरिया। यदि सिर्फ बीमारी का आपको नाम पता है ना, एड्स, टीबी, मलेरिया, फलेरिया, कालाजार, तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना कि कौन सा कार्यक्रम है, मैं तो भूल गया, एग्जाम का प्रेशर है, मेंस लिखने का प्रेशर है, तो याद ही नहीं आ रहा है। याद करने की जरूरत ही नहीं है। आप देखो राष्ट्रीय सिर्फ एड्स लगाना, नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, सिर्फ एक शब्द बदल रहे हो, मलेरिया, टीबी, एड्स, इतना सिंपल है, बीमारी का नाम लिख देना है और कार्यक्रम बन गया। फलेरिया, राष्ट्रीय फलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम, ठीक है। कितना आसान है, कितने सारे प्रोग्राम हो गए, 20 प्रोग्राम लिख दोगे आप। राष्ट्रीय बाधिर निवारण व नियंत्रण, यानी बाधिर यानी जो सुनाई नहीं देता, निवारण व नियंत्रण कार्यक्रम। एक साथ इनको लिख सकते हैं, जैसे कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग नियंत्रण कार्यक्रम। तो कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग नियंत्रण कार्यक्रम। आपको याद ही नहीं करने प्रोग्राम, सिर्फ बीमारी का नाम रख लो याद, एड्स, टीबी, मलेरिया, फलेरिया, कालाजार, और राष्ट्रीय आगे लगा दो, नियंत्रण, राष्ट्रीय नियंत्रण, राष्ट्रीय नियंत्रण, और प्रोग्राम होगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटेगा। इसी तरह कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम। अब कुछ ऐसे प्रोग्राम मैंने यहाँ पे बताए जिनमें राष्ट्रीय नियंत्रण शब्द नहीं लगेंगे, जैसे प्रधानमंत्री जन औषधि योजना 2005, बहुत महत्वपूर्ण है, इसका अलग से पूरा एक्सप्लेन करने को, इस पर टिप्पणी लिखने को एग्जाम में आ सकती है, या इसके आउटपुट की क्या प्रधानमंत्री जन औषधि योजना ने किस तरह से स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तन, या कुछ किसी भी तरह का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, तो ये योजना मैं डिटेल से बाद में कभी बताऊंगा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, इसमें क्या होता है, जेनेरिक दवाइयाँ जो होती हैं बाजार मूल्य से बहुत सस्ते में वो दवाइयाँ, जो ब्रांड वाली दवाई होती है वो महंगी मिलती है, तो सरकार ने क्या कहा, ब्रांड की जगह जेनेरिक दवाइयां दो, सस्ती दवाइयां दो, तो उसके लिए प्रधानमंत्री जन औषधि योजना शुरू की है। इसी तरह दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है, अंत्योदय लिखा है,
दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना गरीबों के लिए शुरू की गई। दीनदयाल चलित अस्पताल योजना, राष्ट्रीय आयोडीन नियंत्रण कार्यक्रम, क्योंकि घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है तो लगातार ये समस्या थी, तो क्या गवर्नमेंट ने किया कि नमक के साथ आयोडीन मिलाना शुरू करो, ताकि जो लोग नमक, तो हर कोई व्यक्ति नमक खाएगा ना, तो जब नमक खाएगा तो आयोडीन की मात्रा उसको मिलेगी तो घेंगा रोग उसको नहीं होगा। तो राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता कार्यक्रम। मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना, तो ऊपर राष्ट्रीय नियंत्रण लगा के बहुत सारे कार्यक्रम, आप 8-10 कार्यक्रम लिख सकते हो और आपका एग्जाम में, फिर यदि याद आ जाए तो इनको भी लिख सकते हो। जैसे 10वें नंबर का प्रधानमंत्री जन औषधि योजना बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी जो भी याद और आ जाए, राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता नियंत्रण कार्यक्रम, दीनदयाल अंत्योदय उपचार और मुख्यमंत्री बाल उपचार। तो ये प्रमुख कार्यक्रम है कौन से, जो उपचारात्मक है, यानी व्यक्ति बीमार हो चुका है, अब कंट्रोल करना है कि बीमारों की संख्या 1 लाख है तो 1 लाख से ज्यादा ना बढ़े, तो इस तरह के कार्यक्रम। और निरोधात्मक कार्यक्रम क्या है कि पहले ही कोशिश कर लो कि व्यक्ति बीमार ही ना हो पाए, ठीक है, यही कोशिश कर लो कि व्यक्ति बीमार ही ना हो पाए। जैसे एक एग्जांपल देखो, आप मान लीजिए यदि आप पानी नहीं रुकने दोगे, कहीं पे गड्ढे में पानी नहीं रुकने दोगे, उसमें मिट्टी का तेल या अन्य कोई छिड़काव करोगे तो मच्छर ही पैदा नहीं हुआ, तो मलेरिया होने का सवाल ही पैदा नहीं है। तो फिर यदि आप ऐसे उपाय ही अपना लो कि बीमारी ही ना हो, तो वो ज्यादा बेहतर है कि बीमारी होने के बाद कितना लॉकडाउन लगा के अर्थव्यवस्था को चौपट करके उसका इलाज करो, कि वो बेहतर है। तो बेहतर वही है कि आप बीमारी ना होने दो। तो निरोधात्मक कार्यक्रम यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो हम उनके बारे में बात करेंगे। यदि एग्जाम में आता है निरोधात्मक कार्यक्रम क्या होते हैं, इनकी विशेषताएं लिखिए, और निरोधात्मक कार्यक्रम सरकार के द्वारा जो चलाए जा रहे हैं उनके बारे में बताइए। तो देखते हैं, पहला निरोधात्मक कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जो 12 अप्रैल 2005 में शुरू हुआ था, प्री में डेट आ सकती है, और ये अलग से इसमें टिप्पणी मेंस में लिखने को आ सकती है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बारे में, ठीक है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो अप्रैल 2005 में हुआ, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन जो मई 2013 में शुरू हुआ। तो राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को मिला के बना दिया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, यानी ग्रामीण को और शहरी वाले को, दोनों को, राष्ट्रीय को मिला के एक कर दिया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अब और कौन कौन से प्रोग्राम है, मैंने यहाँ भी इसी तरह कोशिश की है कि एक कुछ क्लू से, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा याद ना करना पड़े। जैसे राष्ट्रीय कितने में लग रहा है, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इतनी चीजें आप याद रखिए, ठीक है। फिर जननी सुरक्षा कार्यक्रम, आपने देखा होगा जननी सुरक्षा कार्यक्रम, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान, यानी जो माता है जिनके बच्चे शिशु होना है, मतलब गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू किया प्रधानमंत्री जी ने। एक कार्यक्रम आ सकता है, लेकिन को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान आपको मालूम है। जननी एक्सप्रेस, देखिए क्या होता है, विभिन्न प्रकार की जननी सुरक्षा कार्यक्रम, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी एक्सप्रेस, ये जननी वाले हो गए। यदि एक शब्द याद आ गए जननी, तो आप 3-4 लिख सकते हो कि जननी सुरक्षा कार्यक्रम तो लगाना ही है। जननी शिशु सुरक्षा, पहले सिर्फ जननी यानी माता की, फिर जननी की शिशु की, तो कितना सिंपल है, जननी सुरक्षा, फिर जननी शिशु सुरक्षा। फिर कैसे होगी, जब आप उसको एक्सप्रेस में ले जाओगे, तो जननी एक्सप्रेस योजना, ठीक है। और किसके लिए, प्रधानमंत्री ने सुरक्षित मातृत्व अभियान भी चलाया माताओं के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस तरह से आप याद करोगे तो हो जाएंगे। इसी तरह राष्ट्रीय आयुष मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसके बाद कुछ और भी है जो आपको याद रखना है, जैसे आशा। आशा का काम क्या है, माता को बच्चे के प्रति उनको जागरूक करना, घर वालों को बताना कि गर्भवती महिलाओं का देख रेख कैसी करना है ताकि वो बीमार ही ना हो। भाई जब आप बच्चे को, गर्भवती महिला को हॉस्पिटल ले जाओगे प्रसव कराने के लिए, तो कोई बीमारी का खतरा होगा, वहां टीका लग जाएंगे, अचानक कुछ साफ सफाई का वहां ध्यान रखा जाएगा, इन जो प्रसव के बाद जो इन्फेक्शन होते हैं उस तरह की जो बीमारियां वो नहीं होंगी, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारियों से बच जाएगी। तो निरोधात्मक ही चीजें तो हुई है, जननी शिशु सुरक्षा, जननी एक्सप्रेस, ठीक है। ये सारी चीजों कहीं ना कहीं माता बच्चे को सुरक्षित रखनी है ना, कि बीमारी ना हो, तो यही तो निरोधात्मक है कि हमें बीमारी होने से रोकना है। तो इसी तरह आशा, ठीक है, आशा के ऊपर टिप्पणी लिखने को आ सकता है। आशा का काम क्या है, गांव के लोगों को, माता को, बच्चे के बारे में
घर परिवार में बताना और उनको जागरूक रखना कि अपना खान पीन कैसे रखना, समय समय में टीका लगवाए हैं कि नहीं लगवाए ताकि बीमारी ना हो, इस तरह की चीजें बताने के बाद एक है ICDS यानी समन्वित बाल विकास सेवा योजना। इसमें क्या है, बच्चों के लिए समन्वित बाल विकास, चाहे पोषण हो चाहे स्वास्थ्य हो, उसके बारे में जो कार्यक्रम चलाया जाता है उसको समन्वित बाल विकास कार्यक्रम का है। ये भी एग्जाम में आ सकता है, आपको इसको ध्यान रखना है। अगला कार्यक्रम भी एग्जाम में मेंस में लिखने को आ सकता है, शिशु उत्तरजीविता तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम। बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम, फिर भी मैं अभी किसी के भी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, यदि अलग से इनकी डिटेल में जाएंगे तो ये टॉपिक लंबा हो जाएगा, हम डिटेल कर लेंगे जो मेन योजना है बाद में। अभी आप इतना ही याद रखिए, सिर्फ लिख देना है एग्जाम में, यदि आता है निरोधात्मक कार्यक्रम लिखिए, तो कोई भी कार्यक्रम जो आपको याद रहे उनको लिख देना है। समन्वित बाल विकास सेवा योजना, शिशु उत्तरजीविता तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम, राष्ट्रीय मैटरनिटी बेनिफिट योजना, जो बच्चों को जन्म देती है महिलाएं उनके लिए है राष्ट्रीय मैटरनिटी बेनिफिट योजना। आयुष्मान भारत योजना, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए कुछ कार्यक्रम है अभियान से शुरू होते हैं, तो देखिए मैंने एक साथ इनको लिख दिया कि लालिमा अभियान, ये महिलाओं को जो खून की कमी होती है, रक्त की कमी होती है, उसके लिए आयरन की कमी होती है, लालिमा अभियान चला गया है। लालिमा अभियान, ममता अभियान बच्चों के लिए, दूध पिलाने वाली माताओं के लिए ममता अभियान, दस्तक अभियान बच्चों के लिए डायरिया वगैरह से जो मृत्यु हो जाती थी, तो लालिमा अभियान, ममता अभियान, दस्तक अभियान। देखिए सब में अभियान है, सिर्फ एक शब्द याद रहे आपको, लालिमा, ममता, दस्तक। तो लालिमा अभियान, ममता अभियान, दस्तक अभियान। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, पहले भी ऊपर लिख चुका हूँ, यहाँ भी अभियान के लिए साथ में लिख दिया। अब देखिए दो कार्यक्रम ऐसे हैं जो प्रोजेक्ट से शुरू है, प्रोजेक्ट शक्तिमान, प्रोजेक्ट मुस्कान। ये ऐसे कार्यक्रम है जो प्रोजेक्ट लगाने से आपको याद आ सकता है, एक प्रोजेक्ट याद आ गया तो दूसरा याद, एक शक्तिमान है एक मुस्कान है, यानी प्रोजेक्ट शक्तिमान है तो मुस्कान तो है ही है, तो प्रोजेक्ट शक्तिमान, प्रोजेक्ट मुस्कान। और अभियान कौन कौन से हैं, लालिमा अभियान, दस्तक अभियान, ममता अभियान, इतना तीन मान लीजिए अभियान से, दो प्रोजेक्ट शक्तिमान से, ठीक है। यहाँ जननी से दो तीन, जननी सुरक्षा, जननी शिशु सुरक्षा, जननी एक्सप्रेस, और एक दो और आप याद रख सकते हो, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा, राष्ट्रीय, जो भी आपको याद रहे। तो इस तरह से यदि एग्जाम में आता है कि उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाएं क्या है, निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवाएं क्या है, इनमें क्या अंतर है, जो सरकार ने कार्यक्रम चलाए उनको लिखिए, स्वास्थ्य किसे कहते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण क्या है, किसी भी देश की किसी भी राज्य की स्थिति देखना है स्वास्थ्य में तो कौन कौन से पैमाने देखें, ये सारे क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन पसंद आएगा, और भी आप किस टॉपिक में चाहते हो कमेंट करिए, आप शेयर यदि करेंगे, ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा लेसन बनाने के लिए हम प्रेरित होंगे, ठीक है। तो लेसन कंप्लीट हुआ, ओके, थैंक यू।